नमस्ते। आज हमारा विषय है दंतुरित मुस्कान और फसल कविता। इसके कवि हैं नागार्जुन, क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। और आज हम दोनों कविताओं दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। अभ्यास खंड की हम चर्चा आज करने वाले हैं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड, जो कि आपके सामने है, इस स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं अपने अभ्यास खंड की ओर। दंतुरित मुस्कान के अभ्यास खंड, जो कि पहला प्रश्न हमारे सामने है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत मनमोहक होती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डालने का सामर्थ्य रखती है। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कवि नागार्जुन के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखें, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, बच्चे और बड़े की मुस्कान में कुछ विशेष अंतर होते हैं। जैसे कि बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी हो सकती है। तीसरा प्रश्न देखें, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उत्तर देखिए, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला देखिए, बिंब है मृतक में भी जान डाल देना, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना। पाषाण का मतलब पत्थर, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। इस प्रकार से ये बिंबों का प्रयोग इन्होंने बाबा नागार्जुन ने कवि ने यहां पर इस कविता में प्रयोग किए हैं। अगला प्रश्न देखें कि भाव स्पष्ट करें। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात जैसा कि मायना बताया गया पहले कि कमल का फूल होता है, यहां पर जलजात का चित्रण करना है कि किस प्रकार से झोपड़ी को छोड़कर के कमल, किस प्रकार से जो पानी को छोड़कर के झोपड़ी में कमल खिलते हैं। उत्तर देखें कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर वहीं पर खिल गया, अर्थात झोपड़ी में खिल गया हो। दूसरा देखें, छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका भाव हमें स्पष्ट करना, जो कि काव्य पंक्ति हमारे सामने दी गई है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृति वाले भावहीन तथा संवेदना शून्य व्यक्ति में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर देता है। यानी बच्चों की जो मुस्कान होती है इतनी अधिक माधुर्य से परिपूर्ण होती है, आनंद विभोर कर देने वाली है, सुख देने वाली होती है कि जो बहुत कठोर हृदय के व्यक्ति होते हैं या संवेदना शून्य होते हैं, उन व्यक्तियों को भी सुखी, आनंद और वात्सल्य से भर सकती है। आगे देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। अभ्यास के प्रश्न की समाप्ति के बाद रचना और अभिव्यक्ति की भी बात कर लेते हैं। जैसे मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण करना है हमें। देखिए, मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव है, यानी विपरीतार्थक है। क्रोध एक तरफ अलग होता है और मुस्कान अलग, यानी कि विरोधाभास दोनों में है। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। जबकि ठीक इसके विपरीत क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनाव युक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने विपराय हो जाते हैं। यानी कि एक तरफ मुस्कान, एक तरफ क्रोध है। क्रोध अपने से अपनों को दूर करता है, जबकि मुस्कान जो है वो दूसरों को भी अपने पास नजदीक लाने का सामर्थ्य
रखती है। इस प्रकार से विरोधाभास की बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब छोटा सा बच्चा है, दंतुरित मुस्कान अर्थात दो मुहे दांत जो उसके हैं, दूध मुहे दांत, उसकी बात यहाँ पर किए गए हैं। बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक भी समय लग सकता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपने निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। यानी कि बच्चे की उम्र जो इस प्रश्न के अनुसार पूछेगी वो लगभग 12 महीने या 1 वर्ष की है, 12 महीने की या 13-14 महीने की लगभग हो सकती है। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखें। कवि नागार्जुन ने जैसे बच्चे से मुलाकात की जब वह बालक अपनी मां की गोद में था, तो उस समय का जो शब्द चित्र लेखक कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको देखिएगा। कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बिना पलक झपकाए लगातार वह कवि को देख रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फिर लेना चाहता है। यानी कवि बार बार सोचता है कहीं बच्चे लगातार मेरी तरफ देखते हुए थक न जाए, इसलिए कवि ने कहा कि मैं अपनी आंखें फिरा लेता हूं। किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती है तो बच्चा मुस्का देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो उठता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हों। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आता है। इस प्रकार से प्रतीत होता है। यहाँ पर दूसरी जो कविता हमारी थी बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल। फसल कविता के कवि भी बाबा नागार्जुन जी ही हैं, और इन्हीं नागार्जुन जी ने इस फसल कविता में क्या बताने का प्रयास किया वो हम यहाँ अभ्यास के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी की योगदान सम्मिलित होता है। यानी फसल को एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता, अपितु तो बहुत अधिक व्यक्तियों के प्रयासों से, उनके हाथों के स्पर्श से, पानी का जादू, मिट्टी की सौंधी खुशबू और अनेक प्रकार की चीजों और मेहनत का फल होता है, जिससे फसल उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो जो फसल कविता हम पढ़ रहे हैं, इस फसल कविता में कवि नागार्जुन ने फसल उपजाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक माना है। इस प्रकार से कवि ने इन तत्वों की श्रेणियों की व्याख्या करने का प्रयास किया कि फसल यदि पैदा करनी है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या, मानव का परिश्रम, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सूरज की किरणें और हवा जैसे प्रमुख तत्व भी चाहिए होते हैं, जिससे कि फसल हम अपनी उगा सकते हैं। इस प्रकार से बाबा नागार्जुन ने फसल कविता में अपने अनुभव और लोगों की मेहनत को बताने का प्रयास किया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर जरूरत होती हैं। इस प्रकार से आपने यह वीडियो देखा स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर, और आप लगातार मेरे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। आपका धन्यवाद।